आज हम आए हुए हैं यहाँ पर लालगंज में, और यहाँ हम बात करेंगे। देखिए, आज हम लोग हैं मुद्दा में शिवाकांत ओझा जी के साथ। ओझा जी पुराने राजनीतिक आदमी हैं और 4 बार के कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं। कभी इन्होंने चिकित्सा शिक्षा संभाला है, तो कभी प्रौद्योगिकी शिक्षा का पोर्टफोलियो मिला है। खुद भी एक प्रोफेसर रहे हैं। सपा के उन नेताओं में हैं जो बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, और 91 में पहली बार राजनीति में आए और पट्टी से विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद 96 में फिर वहाँ से वीरापुर चले आए और वीरापुर से 2 बार चुनाव जीता, सिर्फ वीरापुर विधानसभा के नाम से। फिर वही सीट हो गई रानीगंज, और 2012 में सपा से फिर विधायक बने और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। ओझा जी, आज नए साल पर आपको नए साल की मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद जी। ओझा जी, अब तो काफ़ी दिन हो रहा है, साल ख़त्म होने को आ रहा है, चुनावी वर्ष आ गया है, और मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि राजनीति से अब संन्यास है कि अभी राजनीति में आप चलेंगे कुछ दिन फिर? मैंने राजनीति से संन्यास का भी सवाल नहीं उठता है। जी जी। और अभी मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ जी। और अवस्था भी मेरी अभी 70 के ऊपर नहीं हुई है। जी जी। इसलिए राजनीति अभी करूँगा। जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप सपा में हैं, तो सपा से अखिलेश जी ये कहते हैं कि हम अभी भी पुराने जो हमने कार्य किया है उसको बताकर पब्लिक में जाएंगे और उस पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आप भी उस सिद्धांत पे हैं कि रानीगंज में जो आपने काम किया है 5 सालों में, उसी पर आप भी चुनाव लड़ेंगे? रानीगंज के भीतर हमने जो 5 साल में काम किया है उससे पहले भी काम किया है। जी जी। वो काम तो मेरी राजनीति का आधार रहेगा ही। जी जी। और वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जी। जिन कामों को हमने शुरू किया तो काम अभी अधूरे रह गए। जी जी। जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जी जी। शुरुआत हमने की थी, जी। वो अभी तक छत तक नहीं पहुंच पाया। जी। 5 साल हो गए। जी। इसी प्रकार हमने सेंट्रल स्कूल की स्थापना करने का प्रयत्न किया था और लापता है, कहाँ चला गया। जी। बड़ी बड़ी सड़कें हमने CRF से लाई थी, वो भी लापता है, कहाँ चली गई हैं। जी। इसके अलावा हमारा प्रयास था कि 200 बेड का हॉस्पिटल क्षेत्र में खुल जाए, 100 बेड का हो जाए। जी। सब शुरुआत हो भी गई थी, निर्माण शुरू भी प्रारंभ था, लेकिन आज भी 5 साल में वो सब अधूरे पड़े हुए हैं, सारी CSC PSC। तो सबसे पहले तो उन मुद्दों को उठा करके उनको पूरा करने का काम करेंगे, अधूरे उनको काम पूरा करें। अब आने वाले दिनों के भीतर सिर्फ पुरानी बातों के आधार पर हम चुनाव जीतने की बात नहीं करते हैं। जी। हम आगे क्या करेंगे इसकी भी चर्चा हम लोगों से करेंगे। जी जी। और लोगों को इस बात को दिखाएंगे कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में आपसे जो वादा किया है वो वादा हमने पूरा करके निभाया है। तो ओझा जी, जैसे मेरे को याद है कि 2017 में एक रैली हुई थी रानीगंज में, 108 शिलापट्टों पर आपने शिलान्यास किया था उन योजनाओं का। तो मतलब ये आपका कहने का है कि वो योजनाओं को इस सरकार ने उसमें कोई भी काम नहीं किया? और हाँ, उन योजनाओं में से ज़्यादातर सारे काम अधूरे पड़े रह गए हैं और इस सरकार ने उन योजनाओं को पूरा करने का प्रयत्न नहीं किया। जबकि योजनाएं सार्वजनिक थी, जनहित में थी, तो उनको पूरा करने का सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। जो भी सरकार काम करना शुरू करती, चाहे किसी की सरकार हो, तो जनहित में काम करती, तो उसको किसी दूसरी सरकार को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारा जो पैसा इन्वेस्ट होता है जनता का पैसा है, किसी व्यक्ति सरकार का पैसा नहीं है। तो अनावश्यक अपव्यय सरकार का हो रहा है। जी ओझा जी, जैसे मेरे को जानकारी है, खुद व्यक्तिगत मैं आपसे साथ रहा हूँ कई बार, तो जो ये मेडिकल कॉलेज आया इसके बारे में आपने बहुत बार सोचा, एक बार 91 में भी सोचा था, फिर इस सरकार में भी बड़ी मेहनत की थी। अब उसको यहाँ के लोग कहते हैं कि ये वर्तमान सरकार का कार्य है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये चूँकि इस सरकार में निर्मित हुआ इसलिए लोग एक बात को कह रहे हैं, लेकिन सत्यता यह है कि इसकी कार्यवाही हम लोगों ने अपने ज़माने में शुरू कर दी थी और उसी ज़माने में इंजीनियरिंग कॉलेज हम लेकर वहाँ रानीगंज के भीतर और उसी के परिप्रेक्ष्य में 200 बेड का हॉस्पिटल हम रानीगंज में कादीपुर हॉस्पिटल कादीपुर के भीतर प्रारंभ करने का प्रयास किया था, कादीपुर घाट के बगल। और आज भी छत तक नहीं उसको उठ पाए 200 बेड का हॉस्पिटल का, इसलिए करने का प्रयास किया था कि जो शहर का हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, वो इतना कंजेस्टेड प्लेस में है कि वहाँ आवागमन की सुविधा बहुत हो नहीं सकती है। तो
तो मेडिकल कॉलेज और उसका हॉस्पिटल वहाँ खुलना चाहिए जहाँ आम जनता को जाने की सुविधा हो, जी, सहूलियत हो उसको पहुँचने में। इसलिए हमने इसको यहाँ प्रारंभ करने का प्रयास किया। आज वर्तमान जहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया है उसका स्वागत है, उसमें कोई विरोध है नहीं किसी प्रकार का, लेकिन वो स्थान हमारा ख्याल है मेडिकल कॉलेज के हिस्से बहुत उपयुक्त स्थान नहीं था, लेकिन अब बना है, उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। जी ओझा जी, ये तो आपके चुनाव की बात है। पार्टी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या इस बार पार्टी जो है फिर वापस लौटेगी, विजयश्री मिलेगी, या लोग योगी जी का ही कार्य पसंद करेंगे कि उन्होंने बेहतर कार्य किया है अखिलेश सरकार से ज़्यादा बेहतर? देखिए, ये हमारा व्यक्तिगत ख्याल है, जो मेरा असेसमेंट है कि वर्तमान योगी जी की सरकार को उसके कार्य के आधार पर वापसी संभव नहीं है, और इनके पास जो एक बड़ा मुद्दा रहता है वो उस मुद्दे के ही आधार पर यह कुछ सफलता की आशा कर सकते हैं, और वो है हिंदू मुसलमान का मुद्दा। बाकी काम के आधार पर ये तो कहीं नहीं जा सकते हैं। कौन सा डेवलपमेंट का काम किया है? तो उन्होंने काम तो डेवलपमेंट का हुआ नहीं है, इसलिए डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे संभव नहीं है। तो मुद्दा जो इनके पास पुराना है बहुत दिनों से, वो मुद्दा उठा करके सफलता शायद कुछ प्राप्त कर लें। जी ओझा जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा और एक थोड़ी सी चीज़ कि फिर चुनाव के लिए आपके पास क्या क्या मुद्दे हैं, कि आपकी सरकार आएगी तो आप लोग क्या करेंगे, और प्रतापगढ़ के लिए आपकी खास क्या योजनाएं हैं? देखिए, हमारी सरकार का तो मुद्दा पहले भी था, आज भी है। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, सिस्टम के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे समाज के भीतर सौहार्द शांति स्थापित करने के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। और हो सकता अगर कहीं कोई चूक रही हो हमारी सरकार में पिछली किन्हीं कारणों से, तो वो चूक अब नहीं होने पाएगी। इतना अनुभव माननीय अखिलेश जी को हो गया है कि वो सारी चूक को दूर कर करके वो सारी व्यवस्था को ठीक करने का पूरा काम करेंगे। जहाँ तक प्रतापगढ़ के डेवलपमेंट का सवाल है, प्रतापगढ़ में भी डेवलपमेंट की बड़ी आवश्यकता है, और प्रतापगढ़ में डेवलपमेंट के करने की आशाएं भी बहुत है यहाँ पर लोग। अब जैसे हमारी अपने दिमाग में एक योजना थी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक ऐसा यहाँ पर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय खुले जिसमें यहाँ के किसानों को, नौजवानों को रोजगार की तरफ, मॉडर्न रोजगार की तरफ उनको ले जाया जाए। और यहाँ जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय खुलने की बात दिल दिमाग में है, वो रिसर्च एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के रूप में होना चाहिए। वो BSc MSc AG की पढ़ाई के रूप में नहीं होना चाहिए, और मुख्य रूप से रिसर्च का काम हो, एग्रीकल्चर से संबंधित, किसानों से संबंधित, नौजवानों के रोजगार से संबंधित। अब जैसे उदाहरण के रूप में आंवला यहाँ बहुत है, अमरूद यहाँ बहुत है, आम बहुत है, इसको किसानों का लाभकारी मूल्य कैसे मिले इसको? तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से फूड प्रोसेसिंग स्थापित करके एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की निगाहों पर रख करके हम यहाँ के नौजवानों को, किसानों को मजबूत कर सकते हैं, उनको रोजगार की तरफ ले जा सकते हैं, और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का पूरा प्रयत्न करा सकते हैं। जो सोच होनी चाहिए एक विकसित समाज के लिए, वो हम लोग कर सकते हैं इस काम को। बहुत बहुत धन्यवाद मुद्दा में आपका ओझा जी। ओझा जी खेती के बड़े शौकीन आदमी हैं, तो आप देख सकते हैं इनका घर के पीछे छोटी सी बगिया हुई है, और आज हम सवेरे सवेरे 1 जनवरी को ओझा जी के पास आए हुए हैं। और ओझा जी बड़े ही कद्दावर आदमी हैं, मगर हम जैसे लोगों को भी उन्होंने थोड़ा टाइम दिया कि अपनी एक समय देकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओझा जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो इस साल।